काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं हैं, ठीक। और इसके बाद दोस्तों एक लेसन और बचा हुआ है और वो होने के बाद हम डायरेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों पे चलेंगे, ठीक। काफ़ी सारे हैं तो मैं पार्ट वाइज वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट लेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, ठीक। तो ये लेसन है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम है इस पाठ का कि परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं, तो विभाग और संस्थाओं से आप लोग परिचित होंगे। तो वही कुछ विभाग और संस्थाएं होंगी जो परामर्श में सहयोग देती होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पे ये जो संस्थाएं लिखी हुई हैं यही सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं। मनोविज्ञानशाला, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ये मंडल स्तर पर जो मनोविज्ञान केंद्र होते हैं आगरा में है। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाया सेंटर, पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक तंत्र, समुदाय में विद्यालय सहयोगी समितियाँ, तो ये सब और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, तो ये संस्थाएं होती हैं जो परामर्श में सहयोग देती हैं। परामर्श देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य परामर्श देना होता है। निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपरोक्त परामर्श केंद्रों की सहायता ली जाती है। ये समस्यात्मक बालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं जिसमें समस्यात्मक बालक अपनी समस्याओं का नियोजन करता है। राज्य स्तर पर मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थापित है, ठीक। तो जो प्लेस दिए गए हैं कि भाई राज्य स्तर पर मनोविज्ञानशाला कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद, तो ये सब आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा कि मतलब बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। आगरा वाला हो गया, इलाहाबाद वाला हो गया। अगर हम लोग मनोविज्ञानशाला जो इलाहाबाद में है इसकी बात करें तो ये आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर 1947 में स्थापित की गई थी, ठीक। और यह SCRT की एक इकाई व मनोविज्ञान निर्देशन विभाग के रूप में भी कार्यरत है, ठीक। तो ये इसके लिए कुछ पॉइंट्स थे। हम लोग अपने आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं कि परामर्श जो दाता होता है वो क्या, परामर्शदाता किसे कहते हैं, परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक। तो है कि भाई ये गुण है, या यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थी परामर्शदाता से किन निम्न प्रकार से अपेक्षाएं कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। और ये 2017 के में आया भी है। पहला है उसे उन्हें उपयुक्त रूप से समझाना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या है। उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिनसे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, जिन्हें अनेक अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बच्चों में हो। अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ खामियां हैं, इसका सही आभास उन्हें सही कराया जाए। अगर है तो इन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। छठवां है कि अध्यापकों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन आ जाए। इस कार्य में परामर्शदाता को उनकी सहायता करनी चाहिए। परामर्शदाता को उन्हें वे सभी बातें बतानी चाहिए जिससे वे शैक्षणिक गतिविधियों में तो आते रहे हों, साथ ही अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें और उनकी गिनती ऑलराउंडर्स में हो। जिन अध्यापकों से उनकी बनती नहीं है तथा जिन क्रियाओं को वे करना नहीं चाहते उनसे उन्हें छुटकारा दिलाने में सहायता करनी चाहिए। माता पिता तथा अभिभावकों से उनकी पटरी बैठाने में परामर्शदाता को उनकी सहायता करनी चाहिए। पटरी बैठाने का मतलब यही कि उनके बीच संबंध कैसा हो। परामर्शदाता को उनके लिए यह तय करने में सहायता करनी चाहिए कि उनके लिए कौन सा रोजगार तथा कैरियर ठीक रहेगा, इसके लिए अभी से क्या करना चाहिए, कौन से विषय पढ़ने चाहिए, आदि आदि, ठीक। तो ये हो गया। आगे है कि भाई अगला जो हमारा प्रश्न है कि अध्यापकों को परामर्श से क्या अपेक्षा है, अध्यापकों को परामर्शदाता से कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं या क्या अपेक्षाएं हैं, तो ये भी देखते हैं। तो है पहला कि विद्यार्थियों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन लाने में उसकी मदद करें, ठीक। ये अध्यापक चाहता है परामर्शदाता से। जो विद्यार्थी समस्यात्मक है, अनुशासनहीन है, उनसे निपटने में वे उनकी सहायता करें।
उनकी पढ़ाई हुई बातों को बालक जल्दी जल्दी समझ जाए तथा उनका मन पढ़ाई तथा अन्य शैक्षिक कार्यों में भलीभांति लगा रहे, उन्हें इसके कुछ उपाय बताए जाने चाहिए। परामर्शदाता उन्हें विद्यार्थी को जानने पहचानने तथा भलीभांति समझने में मदद करे। उनके विभिन्न प्रकार के परीक्षण लेकर उनके स्तर तथा व्यवहार को समझने में भी उनकी मदद करे। विद्यार्थियों के माँ बाप तथा अभिभावकों से बालकों के विकास हेतु पर्याप्त सहयोग लेने में परामर्शदाता को उनकी मदद करनी चाहिए। प्रधानाध्यापक तथा अन्य सभी अध्यापकों से विद्यालय के कार्यों में सहयोग हेतु तथा आपसी संबंधों को ठोस बनाने में भी परामर्शदाता को उन्हें सलाह मशवरा देते रहना चाहिए। परीक्षा परिणामों में उनके द्वारा पढ़ाए गए बालकों का अच्छा प्रदर्शन रहे, उन्हें उसके उपाय बताए जाने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु बालकों का सही चुनाव करने में परामर्शदाता द्वारा उनकी सहायता की जानी चाहिए। परामर्शदाता को उन्हें अपने कार्य करने हेतु उचित सुविधाएं एवं परिस्थितियां जुटाने में भी मदद करनी चाहिए। ठीक, तो ये अध्यापकों को परामर्शदाता से जो अपेक्षाएं थी उनके कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे बताए गए हैं। आगे अभिभावकों को भी परामर्शदाता से कैसी अपेक्षाएं होनी चाहिए उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं। कि पहला है कि भाई बालकों की जो गलत आदत है, गलत व्यवहार है, उसको सुधरवाने के संभव उपाय करने चाहिए और वह उन्हें अपने बालकों को ठीक तरह से समझने में मदद करे। ठीक, कोई अभिभावक है अपने बालकों को ठीक तरह से समझे, ऐसा परामर्शदाता को प्रयास करना चाहिए। वह ऐसे उपाय करे जिससे बालक उनके कहने में चले। ठीक, अभिभावकों के कहने पे चले। वह उनकी अपने बालकों के साथ ठीक पटरी बिठाने में मदद करे। ठीक, पटरी बिठाने का मतलब बता चुके हैं कि सही संबंध होना। बालकों की पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कैसे हो, ऐसे उपाय बताता रहे। अगर बालक पढ़ाई में कमज़ोर है अथवा उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो वह उचित उपाय बताए। विद्यालय के अनुशासन को सुधारने तथा व्यवस्था को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में आगे आए। उनके बालकों के सर्वांगीण विकास में परामर्शदाता द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाए। वह यह बताए कि उनके बालकों के लिए कौन से विषयों को पढ़ना ठीक रहेगा, जिससे वे उपयुक्त व्यवसाय या शैक्षणिक करियर का चुनाव कर सकें। आगे 10वां पॉइंट है कि वह विद्यालय में सहगामी पाठ्य क्रियाओं के उचित प्रबंध के लिए पहल करे तथा उनके बालकों को इनमें उपयुक्त स्थान दिया जाए। ठीक, और वह यह बताए कि बालकों को फीस माफ़ी, वजीफे तथा अन्य प्रकार की कैसी सहायता किस रूप में उपलब्ध हो सकती है। अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक से तालमेल बनाए रखने में भी वह उनकी सहायता करे। ठीक, तो ये पॉइंट्स थे जो अभिभावकों को परामर्शदाता से कुछ अपेक्षाएं थी उनके संबंध में। अगला है कि विद्यार्थियों को परामर्श देने से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो इस उत्तरदायित्व को निभाने हेतु निम्न कार्य कौन करेगा, परामर्शदाता करेगा। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो संबंधित बिंदु है। तो विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने तथा समझने का प्रयत्न करना, ये तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले समस्याओं को जानेंगे तब समझेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, समस्याओं को निपटने हेतु आवश्यक परामर्श देना। फिर है कि विद्यार्थियों से आत्मीयता एवं घनिष्ठ संबंध बनाना और विद्यार्थियों को जानने तथा समझने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षणों जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अन्य निरीक्षण तथा सूचना स्रोतों का उपयोग करना। पांचवा है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी समस्याओं के कारणों को ठीक तरह समझ सकें तथा उनसे निपटने में अपने आप को समर्थ बनाने के प्रयत्न कर सके। परामर्शदाता को विद्यालय के अध्यापकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। ठीक, तो लिखा है कि भाई बालकों को परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जो विभिन्न प्रकार के छात्र भी लेकर रखे जाते हैं उनके रखरखाव में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना होता है। और बालकों के बारे में जो विभिन्न परीक्षण तथा निरीक्षण तकनीकों से जानकारी लेनी होती है उनके नियोजन तथा आयोजन में अध्यापकों की मदद लेनी होती है। विद्यार्थियों से अध्यापकों को किस रूप में किस तरह का व्यवहार करना अपेक्षित है, इस बात का आभास अध्यापकों को कराया जाना आवश्यक है। परामर्शदाता इस प्रकार का भाई परामर्श अध्यापकों को समय समय पर दिया जाता है ताकि अपने विद्यार्थियों के साथ उचित तालमेल बना रहे। बालकों को उनकी वैयक्तिकता के संदर्भ में किस प्रकार के शैक्षिक अनुभव और किस रूप में प्रदान किए जाए, इसके संगठन कार्य में अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आगे है कि भाई बालकों को अच्छी तरह जानने एवं समझने हेतु तो उसे अध्यापकों की बालक के प्रति क्या राय है यह जाननी होगी। आगे है कि अध्यापकों को विशेष बालकों तथा समस्यात्मक बालकों के साथ किस तरह के शिक्षा दीक्षा समायोजनात्मक तथा उपराचात्मक तरीके अपनाने हैं, इस बात से संबंधित उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श भी परामर्शदाता द्वारा समय समय पर दिया जा सकता है। ठीक, ये बात हो गई।
आगे जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है कि समुदाय के साथ सहयोग की क्या आवश्यकता होती है। तो परामर्श एवं मार्गदर्शन के सभी कार्यक्रम अच्छी तरह सफल हो सकते हैं, जबकि इनमें समुदाय एवं समाज के सदस्यों का सहयोग ठीक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और ये तो ठीक है, हम पॉइंट्स पढ़ते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है कि समुदाय तथा समाज के सदस्यों से सहयोग लेकर विभिन्न प्रकार की जो सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य किया जाना चाहिए। समुदाय के निकट बालकों को ले जाकर उन्हें समुदाय की आवश्यकताओं तथा संसाधनों आदि की जानकारी देने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि उसे समुदाय तथा समाज विशेष की आवश्यकताओं तथा प्रकृति विशेष से अपने आप को पूरी तरह परिचित रखना चाहिए और उनके सदस्यों से अच्छा तालमेल बनाकर उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए। आगे है, जिन बालकों को परिवेश संबंधी समायोजन समस्याएं हैं, उनके उपयुक्त समायोजन एवं पुनः व्यवस्थापन में भी परामर्शदाता को समुदाय का सहयोग लेने के लिए प्रयत्न करने चाहिए और बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगति एवं समायोजन में उसे समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य बताइए, ये हमारा प्रश्न है। तो लिखा है कि मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रवेश के 10 मंडलों में, प्रवेश नहीं होगा यहाँ, प्रदेश होगा, प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों में खोल रखा है। राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज भी मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ के मनोवैज्ञानिक बोर्ड की परीक्षाओं आदि में परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। आगे दिया हुआ है परीक्षा व प्रश्न पत्र के बारे में। पहला है, विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है एवं परीक्षा आयोजित करता है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र वास्तव में प्रत्येक जिले में अव्यवस्थित मनोविज्ञान केंद्रों से संबंधित विद्यालयों की मनोवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट की मांग करता है तथा इस प्रकार एकत्रित समस्त रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर जिला मनोविज्ञान केंद्र को निर्देश देता है कि वह संबंधित विद्यालय को तदनुसार परामर्श दे। ठीक, आगे है कि मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है निर्देशन। ठीक, और निर्देशन कैसे? शैक्षिक निर्देशन, वैयक्तिक और बाल निर्देशन और 10 वर्ष से जो कम आयु के होते हैं, और व्यावसायिक निर्देशन। सेकंड है प्रशिक्षण। तो निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रवेश हेतु अर्हता MA मनोविज्ञान अथवा MEd या MA शिक्षा शास्त्र है। तीसरा है शोध कार्य। मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु उपकरण, प्रश्नावली तथा परीक्षण उपकरण का निर्माण करती है, जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट, रोडसा परीक्षण आदि। छात्रों में बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व मापन हेतु उपकरणों का निर्माण करती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य बताइए। ठीक, तो इसके कार्य कौन कौन से हैं कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों, अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों के कर्मियों तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों हेतु अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित करना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रवेश तथा सेवा प्रशिक्षण सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित करना। छठवां है शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केंद्र शिक्षण इकाई के रूप में सेवाएं मुहैया कराना। सातवां है प्राथमिक विद्यालयों, अपर प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु एवं मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना। आठवां है जिला शिक्षा बोर्ड को समय समय पर परामर्श देना। और जो नवा है विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। ठीक, आगे है पर्यवेक्षक के उद्देश्य बताइए। तो पर्यवेक्षक एक आवश्यक प्रक्रिया है जो विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उसके सुसंचालन में मदद करता है और लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। पर्यवेक्षण के जो उद्देश्य है वो आगे लिखे हुए हैं। पहला है शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। दूसरा है वृहद समाज की विद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं, इसका ज्ञान अध्यापक को कराते हुए उन्हें उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना व इसके विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। विद्यालय में कार्यरत सभी सहकर्मियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना।
विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करना, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना, शिक्षा जगत में होने वाले नवीन आविष्कारों से परिचित कराना तथा उनका प्रयोग शिक्षण कौशलों को बढ़ाने हेतु करना, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में छात्रों व शिक्षकों के सहयोग को सुनिश्चित करना, विद्यालय में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर उचित पर्यावरण तैयार करना। तो ये पर्यवेक्षण के उद्देश्य थे। आगे है कि निरीक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो निरीक्षण कैसे हो सकता है कि भाई पहले विद्यालय जाकर हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो विद्यालय में जाना, निरीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय में जाकर वस्तु स्थिति का जायजा ले। विद्यालय के प्रांगण में उसका जाना पूर्व नियोजित भी हो सकता है और अचानक भी वहां जा सकता है। इसे इन दोनों ही तरीकों को अपनाना चाहिए। यदि उसके क्षेत्र में किसी विद्यालय में समस्या अधिक है तो उसका निरीक्षण उसे जल्दी करना चाहिए। वह उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना चाहिए। जिस समय निरीक्षक विद्यालय का निरीक्षण करे उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण बातों को अपने पास लिखता जाए, अन्यथा वह कुछ बातें याद रख पाएगा, वह कुछ को भूल जाएगा। और भी है कि भाई अध्यापकों की बैठक बुला के भी ऐसा काम कर सकता है कि निरीक्षक जब भी विद्यालय जाए तो उसे सभी अध्यापकों से मिलना चाहिए और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वह अपने आने की सूचना दे। वह अध्यापकों की बैठक को आमंत्रित करे। विद्यालय का निरीक्षण करते समय उसने जो भी बातें नोट की हैं उस पर उसे विचार विमर्श करना चाहिए और साथ ही यदि अध्यापकों की कोई समस्या है तो भाई उसे सुनना भी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शन भी देना चाहिए, और मार्गदर्शन करना भी चाहिए, जो कि आवश्यक नहीं है कि जब निरीक्षक निरीक्षण कार्य कर रहा है तो उसने अध्यापकों की समस्याओं को पूर्ण रूप से समझ ही लिया हो। आगे है विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना। शिक्षा जगत में अनुसंधान द्वारा सदैव नवीन आविष्कार होते हैं जो शिक्षण विधियों से संबंध रखते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की कल्पना करते हैं। विद्यालय में कार्यरत अध्यापक इन अनुसंधानों से परिचित भी हो सकते हैं और अपरिचित भी। शिक्षा निरीक्षकों का यह दायित्व भी है कि वह इन सभी के संबंधों में लिखित सूचना उस विद्यालय को भेजें जो उसके अधीन है, और सभी अध्यापकों से यह अनुरोध भी किया जाए कि वह उनका कक्षा शिक्षण में अनुपालन करे। इस दिशा में यह आवश्यक है कि जब वह लिखित आदेश भेज दें तो उसके कुछ दिन पश्चात विद्यालय का निरीक्षण करे और यह देखे कि उसके द्वारा बताई गई बातों का अध्यापक अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, और यदि अध्यापकों को यह समझ नहीं आया है तो निरीक्षक समझाने में उन्हें भी अपना योगदान दे सकता है। आगे है कि प्रदर्शन पाठों का आयोजन। ये देखते हैं क्या होता है। निरीक्षक को उन विषयों पर प्रदर्शन पाठों को भी आयोजित करने का प्रबंध करना चाहिए। प्रदर्शन पाठ निरीक्षक स्वयं भी दे सकता है और इस विषय में वह विद्यालय के अच्छे अध्यापकों का सहयोग भी ले सकता है। साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े तो वह अन्य विद्यालयों से विशेष योग्यता रखने वाले शिक्षकों को भी आमंत्रित कर सकता है। प्रदर्शन पाठ का आयोजन करते समय एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ का प्रदर्शन जब समाप्त हो जाए तो अध्यापकों को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए और किसी भी अध्यापक के मन में उठने वाली समस्या या शंका समाधान सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। और आगे है कि विद्यालयों का मूल्यांकन करना। तो निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना, परंतु निरीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन आलोचनात्मक न होकर सुधारात्मक होना चाहिए। अर्थात निरीक्षण के दौरान विद्यालय में भौतिक संसाधनों में यदि कुछ कमी है तो उसके लिए आर्थिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे वह कमी दूर की जा सके। यदि शिक्षण प्रक्रिया में कोई दोष है तो अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के अवसर मिलने चाहिए। बालकों की शिक्षा में समुदाय का महत्व क्या है। ठीक, तो लिखा है कि रूपांतरण करता है जिससे वह समूह में कार्यों में सक्रिय भाग ले सके जिसका कि वह सदस्य है। हम प्रायः सुनते हैं कि बालक वैसा ही बनता है जैसा कि समुदाय के बड़े लोग उसको बनाते हैं। सत्य है कि भाई समुदाय बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। वास्तव में समुदाय बालक की शिक्षा को प्रारंभ से ही प्रभावित करता है। बालक का विकास न केवल घर के संकुचित वातावरण में वरन समुदाय के विस्तृत वातावरण में भी होता है। समुदाय अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से बालक की आदतों, विचारों और स्वभाव को मोड़ता है। उनकी संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल आदि अनेक बातों पर उसके समुदाय की छाप होती है। समुदाय का वातावरण बालक के अनुसरण की जन्मजात प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव डालता है। वह उन व्यक्तियों के ढंगों का अनुसरण करता है जिनको वह देखता है। जैसे कि
यदि वह संगीतज्ञों के साथ रहता है तो उनकी संगीत कुशलता से प्रभावित होता है और उसमें संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। ठीक, और बच्चे अपने समुदाय के ढंग को अपनाते हैं, इसलिए उनके बोलचाल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर होता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि परिवार और विद्यालय के समान सामुदायिक भी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। विलियम ईगर का कथन है क्योंकि मानव स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभवों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। ठीक, तो पवन गाइड के जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वो मैंने पढ़ लिया है। और इस लेसन से जो प्रश्न बन चुके हैं वो टोटल 13 प्रश्न आपने देखे। और ये ज़रूरी प्रश्न है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।